हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि बेहतर होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तुल्य अकादमी पर और आपके यूट्यूब चैनल के अलावा आपके मोबाइल ऐप तुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला पर। मित्रों, हमारा जो सफ़र है वो चल रहा है, आज पहुंच चुका है राय देवी प्रसाद पूर्ण पर। राय देवी प्रसाद पूर्ण पर, जी हाँ, राय देवी प्रसाद पूर्ण के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म 1868 ईस्वी में, कब? 1868 ईस्वी में जबलपुर, कहाँ है ये? जबलपुर, जी हाँ, मध्य प्रदेश में हुआ था। जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जबकि मृत्यु की बात कर लें तो इनकी मृत्यु का जो समय है, विद्वान बताते हैं कि 1915 ईस्वी तक ये मौजूद थे और 1915 में इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई, यानी आप जबलपुर कह सकते हैं, में इनकी मृत्यु हुई। इसके साथ साथ अगर हम इनके पिता की बात कर लें तो इनके पिता का नाम राय वंशीधर था। ये स्वयं एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और कहा जाता है कि इन्हीं के संरक्षण में इन्होंने साहित्य लेखन की शुरुआत की थी। मित्रों, ये जो है सबसे पहले अगर देखा जाए तो पूर्ण जी जो है ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में रचनाएं किया करते थे। क्यों किया करते थे अब आप समझेंगे, और कैसे किया करते थे। अगर हम इनकी ब्रजभाषा की बात करें तो ब्रजभाषा में वो किन किन चीजों की रचना करते थे, तो जी हाँ, जैसे अगर इन्होंने श्रृंगार पर इनको कुछ लिखना हुआ, किस पर? जी हाँ, श्रृंगार पर अगर कुछ लिखना हुआ तो ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। और अगर देखा जाए और समसामयिक घटनाएं ये सब ब्रजभाषा में करते थे। तो अगर हम देखें खड़ी बोली में मित्रों, तो खड़ी बोली में इन्होंने क्या किया? दो चीजें सबसे बेहतर किया। एक तो इन्होंने देशभक्ति परक जो लेखन इनका था, यानी देशभक्ति से परिपूर्ण रचना इन्होंने किस भाषा में की? खड़ी बोली में की। और नए नए विषयों पर खड़ी बोली का प्रयोग किया। जब किसी नए सब्जेक्ट को, विषय को लेकर लिखना शुरू किया तो इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिएगा, इन्होंने 1902 ईस्वी में खड़ी बोली में काव्य रचना करना प्रारंभ किए। इसके पहले इन्होंने जो कुछ लिखा वो ब्रजभाषा में था। सन 1902 ईस्वी ही है मित्रों, सन 1902 ईस्वी में इन्होंने कालिदास की रचना मेघदूत का ब्रजभाषा में, ऐसे नहीं कि इन्होंने 1902 के बाद लिखना तो खड़ी बोली तो ब्रजभाषा छोड़ दिया, नहीं। 1902 में ही इन्होंने कालिदास की एक रचना है ना मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद धाराधर धावन शीर्षक से किया। धाराधर धावन शीर्षक से 1910 में ही इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया मेघदूत का, कालिदास की रचना का। अच्छा, यहां से इनका सफर शुरू होता है। फिर ये 1904 आते कहां पर? 1904 आते सर 1904 ईस्वी में इस व्यक्ति ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम मिलता है मृत्युंजय। यह इनका खंड काव्य भी कहा जा सकता है या काव्य भी कहा जा सकता है। तो 1904 में जब इसको लिखा तो 2 वर्ष बाद, यानी सन 1906 ईस्वी में इन्होंने एक चंपू काव्य लिखा और प्रबंध काव्य लिखा। प्रबंध काव्य में चंपू काव्य लिखा, ऐसा आप कह सकते हैं। 1906 में इन्होंने लिखा था राम रावण विरोध। क्या लिखा था? जी हाँ, राम रावण विरोध सन 1906 ईस्वी में लिखा गया। यह एक चंपू काव्य है, और चंपू काव्य का मतलब जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। यह एक प्रबंध काव्य भी है, यानी प्रबंध काव्य गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है जी। तो इसका निर्माण इन्होंने 1906 ईस्वी में किया। इसमें सत्य एवं असत्य और वर्तमान समाज में उसके मूल्यों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। जी हाँ, आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा। इतनी बात क्लियर हुई कि राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म कब हुआ? 1968 में। इन्होंने 1902 में खड़ी बोली लिखना प्रारंभ कर दिया। 1902 में ही इन्होंने ब्रजभाषा की एक रचना लिखी थी जो मेघदूत की अनुवाद हुआ करती थी, किस नाम से? धाराधर धावन शीर्षक से इन्होंने किया था। इनकी मृत्यु कब हुई? 1915 ईस्वी में। इनके पिता कौन थे? राय वंशीधर जी थे। और ये जो सिलसिला 1902 से चला वो 1904 में पहुंचते पहुंचते मृत्युंजय नामक एक काव्य को लिखा। फिर 1906 ईस्वी में इन्होंने राम रावण विरोध नामक प्रबंध काव्य लिखा जो कि चंपू काव्य था, जिसमें सत्य और असत्य
को तोलते हुए वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को बताया गया है। ब्रजभाषा के साथ साथ ये खड़ी बोली में रचना करते थे। और देखिएगा ब्रजभाषा में किन चीजों को लिखते थे, श्रृंगार परक रचनाओं को और समसामयिक घटनाओं को ब्रजभाषा में प्रस्तुत करते थे। अच्छा ठीक है, खड़ी बोली में ये देशभक्ति की रचना करते थे और साथ ही साथ नए नए विषयों पर खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। यानी नए नए विषय पर जब कुछ कविता लिखते थे तो उसमें इन्होंने क्या किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब इनकी हम प्रमुख रचना समझ लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी थी, अभी तो हमने बता दिया 2-3 आपको। अब उसके आगे देखिए सन 1910 की बात है। कब की बात है, सन 1910 ईस्वी की बात है। इन्होंने ग्रंथ लिखा था स्वदेशी कुंडल। स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल नामक रचना को इन्होंने लिखा था कब, 1910 ईस्वी में। और यह ग्रंथ सबसे बड़ी बात किसमें है, जी हाँ, खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में लिखा गया इनका यह ग्रंथ है। मित्रों मानिएगा कि खड़ी बोली में इन्होंने 52 कुंडलिया छंद संग्रहित किए हुए हैं। कितने, 52 कुंडलिया छंद को खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए इन्होंने स्वदेशी कुंडल में 1910 ईस्वी में संग्रहित किया। अच्छा ये तो ठीक है, कुछ और इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। हमने 4-5 रचना देख ली है और अभी इस क्रम में पहला और दूसरे पर हम देख लेते हैं। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है वसंत वियोग। वसंत वियोग, जी हां, वसंत वियोग लिखी गई थी 1912 ईस्वी में। और इसी क्रम में हम तीसरे स्थान पर देख लें तो पाते हैं अमलतास नामक रचना को पाते हैं। चौथे स्थान पर अगर हम देखें तो पाते हैं नए सन का स्वागत। क्या पाते हैं, नए सन का स्वागत, ये इनका अगला ग्रंथ है। तो इसी को थोड़ा और विस्तृत करके इन्होंने लिखा था आगे चल के नवीन संवत्सर का स्वागत। ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे। ठीक है, अब इनकी हम पंक्तियों को देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर ये अछूती रह जाती हैं विद्यार्थियों की निगाह में पहुंचने से। लिखा है इन्होंने क्या, भरत खंड का हाल। भारत, देखिए क्या राष्ट्रीय परक रचनाएं हैं। भारत युवाओं को किस तरह जगाते हैं, भरत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा, जरा फूट की दशा खोल कर आंखें देखो, खुदगर्जी का नशा खोल कर आंखें देखो, है सेखी दौलत की कहीं, है सेखी दौलत की कहीं, बल का कहीं गुमान है खानदान का मद कहीं नाम का ध्यान है। क्या खूब लिखा है, भरत खंड का हाल जरा देखो है कैसा। कहते हैं देख लो भारतवासियों का हाल क्या है, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा, जिसको भारतेंदु ने कहा था कहां पे, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक निबंध में, वही बात यहाँ कह रहे हैं कि आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा। यानी आलस का जो जंजाल है, आप देख सकते हैं कि अभी भी हम भारतीय जाग नहीं रहे हैं। और जरा फूट की दशा खोल कर आंखें देखो, जैसे हम कैसे बटे हुए हैं, कैसे विभिन्न भागों में बटे हैं, आंखें खोल कर देख लो कि हम वाकई एक हैं। खुदगर्जी का नशा खोल कर आंखें देखो, खुदगर्जी का, खुद के काम निकले, अगला बाहर में जाए हमसे कोई लेना देना नहीं है। आगे कहते हैं है सेखी दौलत की कहीं, देश बिका जा रहा है, देश बंटा जा रहा है, देश बिका जा रहा है, लेकिन है सेखी दौलत की कहीं बल का कहीं गुमान है। किसी को तो सेखी ये है कि हम जो है इतनी महान संपत्ति एकत्र कर ले, मेरे सामने कोई नहीं, और कहीं कहीं तो ये है कि हमसे ज्यादा सौंदर्यवान और गुणवान और यहां तक बलवान तो कोई है नहीं। है खानदान का मद कहीं नाम का ध्यान नहीं कुछ है। अगर तब इनका वो कई पुस्त से जो खानदान है वो बहुत बड़ा खानदान है, कोई इसी घमंड में मारा जा रहा है कि हमसे बड़ा खानदान नहीं है किसी का, और तो और कहीं नाम का ध्यान है, मेरे नाम क्या है, इस समय तूती बोलती है, मुझे कौन नहीं जानता, इसमें भारत में अहम में मारे जा रहे हैं।
कितना बड़ा नाम है। तो ये चीजों से बचने की बात इन्होंने की है कि हम भारतीय युवाओं को इस गंदी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अभी हम आजाद भी नहीं हुए हैं और इनका समय चल रहा है ना, आजाद भी नहीं हुए हैं और इस तरह बटे हुए हैं भागों में, तो कैसे उद्धार होगा। एक और पंक्ति देखिएगा इनकी और देखते हैं। यहीं पर समझाते हुए कहते हैं कि चींटी चींटी मक्खी चींटी मक्खी चींटी मक्खी शहद की सभी खोज करते हैं लघु जंतु तक निज गृह को संपन्न अब देखिए कुंडलिया है। निज गृह को संपन्न करो स्वच्छंद मनुष्यों। आगे कहते हैं तजो आलस्य, देखिएगा, तजो आलस्य अरे मतिमंद मनुष्यों। अरे तजो आलस्य अरे मतिमंद मनुष्यों। चेतन अब तक हुआ मुसीबत, चेतन अब तक हुआ मुसीबत इतनी चखी भारत की संतान बने हो चींटी मक्खी। बात समझिएगा, ये चींटी मक्खी क्यों बने हुए हो भारत के संतान के, इतना आलस्य क्यों, इतना वर्गों में बटे क्यों हो। अरे छोटे छोटे लघु जीव भी अपने घर को समृद्ध बनाने के लिए, अपने लोगों का पेट भरने के लिए छोटे छोटे कण भी एकत्रित करते रहते हैं, लघु से लघु जंतु। तो तुम इतना आलस्यवान क्यों हो गए कि बैठकर सिर्फ खाना चाहते हो। आलस्य को छोड़ो युवाओं और अपनी शक्ति पहचानते हुए आगे बढ़ो। यह बात किसने की थी, राय देवी प्रसाद पौंड ने की थी। ये पंक्तियां हो गई और यहीं पर समाप्त हुई राय देवी प्रसाद पौंड। बढ़ते हैं आगे। तो दूसरे नंबर पर हमारा जो सफर है वो कहां हुआ, आपने राय देवी प्रसाद पौंड पढ़ लिया, तब इसके तुरंत बाद आप हेडिंग डालें रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय, मित्रों रामचरित उपाध्याय कहाँ के रहने वाले थे, जी हाँ गाजीपुर के रहने वाले थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1800 बताया जाता है कि 72 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, जी हाँ गाजीपुर नामक स्थान पर, जो कि पड़ता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये द्विवेदी युग के बहुत बड़े द्विवेदी युग के सुक्तिकार थे और इन्हें नीतिकार भी कहा जाता था, भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने ही तो लिखा है कि अतिखल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता। तो इन्होंने ये नीति की बात की है। तो ये सबसे बड़े सुक्तिकार हैं, साथ ही साथ इन्हें नीतिकार कहा जा सकता है। और इनके क्यों कहा जा सकता है उसको स्पष्ट कर दूं, इनके नीति विषयक पद्य इन्होंने जितने लिखे हैं, पद्य सूक्ति मुक्तावली शीर्षक से संग्रहित है। बात समझिएगा। अब कुछ विशेषताएं हम बताते हैं कि इन्होंने देखिएगा ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की हैं। यानी इन्होंने ब्रज में भी लिखा है और खड़ी बोली में भी लिखा है। तो जरा देखेंगे कि क्या देखना है हमें सबको। विजयी, बसंत, ये एक हो गया। दूसरी श्रावण, श्रृंगार, 2 हो गया। और इसके साथ साथ सुधा, शतक, बरवा, ये जो है
ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। किसमें है? ब्रज भाषा में है। तो अब आपको क्या है, इनका जन्म 1872 कहां? गाजीपुर में। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकारों में से एक हैं, साथ ही साथ ये क्या है? नीतिकार भी हैं। इनकी नीति परक जितने पद्य हैं वो किसमें संकलित हैं? नीति, सूक्ति, मुक्तावली में, यानी इसीलिए इसको सूक्तिकार इनको भी कहा गया। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में कविताएं लिखी। हाँ, इनकी जो 3 रचनाएं हैं, विजय वसंत, श्रावण श्रृंगार और सुधा शतक बरवा या बरवे, ये तीनों किसमें हैं? ब्रज भाषा में है। जबकि राष्ट्र भारती, भव्य भारत और भारत भक्ति, ये तीनों रचनाएं तत्कालीन समय की वास्तविक प्रवृत्ति राष्ट्रीय परक रचनाएं हैं। राष्ट्रीय परक रचना है या रचनाएं हैं। तो ये तो 3 हो गई जो इनकी राष्ट्रीय परक थी। इसके अतिरिक्त देवसभा, देवदूत, विचित्र विवाह, सूक्ति मुक्तावली लिखी, चल हैं जाने दीजिए इसको। ये इनके ब्रज भाषा खड़ी बोली के समसामयिक पर आधारित रचनाएं हैं। समसामयिक पर आधारित रचनाएं हैं जो कि इन सारी चीजों में लिखी गई है। याद रखना, इनकी एक रचना मिलती है देवी द्रौपदी। ये इनका कुछ और नहीं बल्कि उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, जिसमें इन्होंने पद्यों का प्रयोग किया है। यानी आप ये समझ लीजिए, ब्रज भाषा में भी लिखा, सारी रचनाएं खड़ी बोली में है इधर वाली, और उसमें भी एक राष्ट्रीय परक है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये उपन्यास भी इन्होंने लिखा। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण जान लीजिए कि इन्होंने ग्रंथ लिखा था रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि यह एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है भाई? यह एक प्रबंध काव्य है जो कि इनके यहां मिल जाता है। तो अब आप बता सकते हैं कि इनका एक लौता प्रबंध काव्य कौन? रामचरित चिंतामणि। इन्होंने कितनी रचनाओं में राष्ट्रीय परकता को स्पष्ट किया? कौन कौन सी है? राष्ट्र भारती, भव्य भारत या भारत भक्ति। ठीक है। खड़ी बोली में समसामयिक या श्रृंगारिकता पर लिखी गई रचनाएं कौन कौन है? देवसभा, देवदूत, विचित्र विवाह। ठीक है, ये भी सही है। इनका उपन्यास इकलौता कौन सा है? बिल्कुल देवी द्रौपदी। और ब्रज भाषा की लिखी हुई रचनाएं आपके सामने है। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ मिलता? हाँ, इनकी एक पंक्ति है, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता, सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है, जिस पे में पानी रहता है, वही खूब औंटा जाता है। तो कितनी नीत की बात की है इन्होंने कि वही पै जिसमें पानी रखा जाता है, पैमाना पानी जो पीने योग्य होता है, साफ सुथरा, उसको खूब साफ किया जाता है। और अति खल की संगत करने से जग में मान नहीं रहता। अगर आप बहुत दुष्ट के साथ रह रहे हो तो आपके भी मान पर भी जो है निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। अतः संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है और संगति अपनी श्रेष्ठ खोज कर ही हमें रहना चाहिए। तो यहां पर समाप्त हुए रामचरित उपाध्याय जी। इनकी पंक्ति आप लिख लीजिएगा जो हमने गा दिया है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की बात। हमारे आदरणीय गुरु जी का नाम भी गया प्रसाद शुक्ल सनेही तो नहीं है। हमारे गुरु जी का नाम है डॉक्टर गया प्रसाद सनेही, लेकिन वो शुक्ल नहीं है। तो आइए हेडिंग डालते हैं, गया प्रसाद शुक्ल। गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ये तत्कालीन समाज में कवि सम्मेलनों में इनकी खूब धूम थी। इनके साथ साथ एक और व्यक्ति की धूम थी, हो सकता है इनके जस्ट बात पढ़ाऊं जी। तो इनकी खूब धूम थी, जहां भी जाते थे छा जाते थे। आइए पहले तो समझते हैं, एक एक करके चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म का जो समय है वो मिलता है 1883 ईस्वी, यानी इनका जन्म 1883 ईस्वी। इनका जन्म का समय 1883 ईस्वी। तथा स्थान की बात करें तो हड़हा उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था।
तो इनका तो जन्म यह हुआ, लगे हाथ इनकी हम मृत्यु भी देख लेते हैं, क्या करना है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। और कहां ये इनकी मृत्यु हुई थी? जी हां, उन्नाव में। ध्यान दीजिएगा, इनको कई उपाधियां मिली थी। 1955 की बात है कि इन्हें एक उपाधि मिली थी जिसे कहा जाता है साहित्य सितारेंदु। साहित्य सितारेंदु, ये इनको एक विशेष उपाधि मिली हुई थी। इसके अतिरिक्त भी इन्हें उपाधि मिली थी। जी हां, एक उपाधि मिली थी इनको साहित्य वारिधि की। साहित्य वारिधि की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी। मित्रों, इसके साथ साथ ये कई उपनामों का प्रयोग करते थे। जैसे जब ये स्नेही नाम का उपयोग करते थे, स्नेही, तो ये जब स्नेही नाम का उपयोग कर रहे थे तो ये सरकारी नौकरी नहीं कर रहे थे, सरकारी नौकरी नहीं कर रहे थे। जब इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की थी तो स्नेही उपनाम का प्रयोग करते थे। और स्नेही नाम का उपयोग करते हुए, स्नेही नाम का उपयोग करते हुए इन्होंने श्रृंगार आदि परंपरागत रचनाएं जो होती हैं, परंपरागत जो रचनाएं होती हैं, उसको इन्होंने स्नेही उपनाम से लिखा। लेकिन मित्रों, चूंकि ये सारी चीजें हम नहीं बताने चलना, इसके बाद जैसे ही ये सरकारी नौकरी पा जाते हैं, अब चूंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद अब चूंकि स्नेही नाम से विख्यात हो चुके थे, श्रृंगार आदि की विशेष जो रचनाएं थी वो इन्होंने इस स्नेही नाम का प्रयोग किया था। बात को खूब समझिएगा। जैसे ही सरकारी नौकरी ये प्राप्त कर लिए तो इन्होंने क्या किया, अब फंसने की बात थी, तो इन्होंने जो है तरंगी और अलमस्त, ये दो उपनामों का प्रयोग किया है। तरंगी और अलमस्त उपनाम का प्रयोग करते हुए व्यंग व हास्य की रचनाएं लिखी। तो व्यंग एवं हास्य की रचना किस नाम से लिखा उन्होंने? तरंगी या फिर अलमस्त शीर्षक से। स्नेही नाम से किस प्रकार की रचना लिखी? श्रृंगार रचना से। और ये बात कब की है? सरकारी नौकरी के ठीक पहले की। जैसे नौकरी प्राप्त करते हैं, चूंकि स्नेही नाम से विख्यात हो चुके थे, तो इन्होंने क्या काम किया कि नाम बदलकर तरंगी या अलमस्त कर दिया। इतना ही नहीं, जब इतनी बात हो गई तो इन्होंने एक और उपनाम का प्रयोग किया था। तो एक उपनाम, दो उपनाम और तीसरा उपनाम देखते हैं। जी हां, ये शंकर नाम का प्रयोग किया करते थे। शंकर उपनाम का प्रयोग किया। शंकर उपनाम का प्रयोग करते हुए इन्होंने, सॉरी माफ करें, शंकर नहीं, त्रिशूल उपनाम का प्रयोग करते हुए इन्होंने राष्ट्रीय परख रचनाओं को लिखा। राष्ट्रीय परक रचनाओं को उन्होंने किस शीर्षक से लिखा था? किस उपनाम से? त्रिशूल उपनाम का प्रयोग किया। ध्यान देना। व्यंग्य एवं हास्य रचनाएं किसकी लिखी? तरंगी एवं अलमस्त से। बहुत ध्यान देना। और स्नेही नाम की रचना कैसे लिखी? श्रृंगार और परंपरागत रचनाओं को इन्होंने किस नाम से लिखा था? जी हाँ, ये अच्छा वक्ता थे, गायक थे, इन्हें एक उपाधि प्राप्त थी। अब उपाधियों का भी नंबर ये तीसरा है। पहली कौन थी? साहित्य सितारे हिंदू। दूसरी कौन थी? जी हाँ, वारिध, साहित्य वारिध थी। और तीसरी उपाधि इनको मिली थी सुकवि की। सुकवि की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। और इतना ही नहीं, इन्होंने सुकवि की उपाधि प्राप्त करने के साथ साथ इन्होंने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन 1928 ईस्वी से प्रारंभ किया। क्या किया भैया? प्रारंभ किया। और यह एक मासिक पत्रिका थी, चाहे तो लिख लें। कैसे भी थी भाई? यह एक मासिक पत्रिका थी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? मृत्यु, उपाधियां और उपनाम, स्नेही, तरंगी, अलमस्त और त्रिशूल। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। प्रमुख रचना में अगर हम देखें तो पहले हम एक रचना लिख लेते हैं, कृषक क्रंदन। दूसरी रचना लिख लेते हैं, प्रेम पचीसी। तीसरी रचना लिख लेते हैं, राष्ट्रीय वीणा। और चौथी रचना लिख लेंगे, त्रिशूल तरंग। अगली रचना लिख लेंगे, करुणा का डिंबिनी। और भी लिख लेंगे, गप्पाष्टक।
गप या गुप्पाष्टक लिख लें, गुप्पाष्टक। और एक और रचना है इनकी राष्ट्रीय तरंग। और भी कुछ इनकी रचनाएं हैं। राष्ट्रीय तरंग हो गई, कुसुमांजलि, कुसुमांजलि। और इनकी एक रचना है संजीवनी। अगली रचना तो राष्ट्रीय बीड़ा होगी, जी हाँ। कलाम ए त्रिशूल, इनकी रचनाएं हैं। अब अगर इनके समय को देख लें कि ये रचना कब लिखी गई, तो जी हाँ, ये लिखी गई 1916 ईस्वी में। प्रेम पचीसी कब लिखी गई, अगर कभी आपसे पूछे तो 1905 ईस्वी में। राष्ट्रीय बीड़ा कब लिखी गई, तो 1922 ईस्वी लिख सकते हैं आप। और अगर हम त्रिशूल तरंग की बात करें तो 1919 में लिखी गई। अगर हम करुणा कादंबरी की बात करें तो इसका पता नहीं। अगर हम गुप्पाष्टक की बात करें तो इसका भी पता नहीं। राष्ट्रीय तरंग नहीं, राष्ट्रीय मंत्र लिखा गया 1921 में। कुसुमांजलि का जो समय है वो है 1915। संजीवनी का जो समय है वह है 1921। और कला में त्रिशूल कब लिखा गया, तो आप कह सकते हैं 1930। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो आपके सामने हैं। इनका एक बहुत प्रसिद्ध गायन आपने सुना होगा कि जो भरा नहीं है, जो भरा नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती बहती जिसमें रस धार नहीं, रस धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। स्वदेश जिसमें स्वदेश, जिसमें स्वदेश का, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इनकी एक बहुत तू गगन है भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जरा देखिएगा। तू गगन है, तू है गगन, तू है गगन, तू है गगन विस्तीर्ण, तू है गगन विस्तीर्ण, तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तारा क्षुद्र हूँ, तू है महा सागर अगम में, तू है महासागर अगम में, एक धारा क्षुद्र हूँ, एक धारा क्षुद्र हूँ, तू है महानद, तू है महानद, तूल तो मैं एक बूंद समान हूँ, समान हूँ, तू है मनोहर, तू है मनोहर गीत, तो मैं एक उसकी तान हूँ, एक उसकी तान हूँ। तो ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो गैर प्रसाद शुक्ल स्नेही के संदर्भ में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इनको तैयार करें और वो रचनाओं को विशेष ध्यान दें कि वो आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाती हैं, इनकी उपाधियों को ध्यान देते रहें और इनकी पत्रिका जो कवि शु कवि है उसको भी ध्यान देते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ, निसंदेह अच्छे और विशिष्ट संग्रहों के साथ। तब तक आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।